तो आज का विषय होगा धात अमलगम। पहले इसको देख लो। धात अमलगम, धात अमलगम विधि क्या है? धात अमलगम किसे कहते हैं? धात अमलगम। तो आज का टॉपिक होगा धात अमलगम। इसको बच्चे अमलगम ये अमलगम क्या है? अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर मरकरी धात के साथ मिश्रित करते हैं। अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर और मरकरी के साथ मिश्रित करते हैं, उसी के मिश्रण को हम धात अमलगम कहते हैं। अयस्क को बारीक धातु के अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर मरकरी के साथ मिश्रित कर लेते हैं और इसी मिश्रण को धात अमलगम कहते हैं। इसके द्वारा भी धातु का हम शोधन करते हैं। उत्कृष्ट धातु का, इसके द्वारा उत्कृष्ट धातु का निष्कर्षण करते हैं। उत्कृष्ट धातु जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन उत्कृष्ट धातुओं का हम इसके द्वारा क्या अपचयन करते हैं या निष्कर्षण करते हैं। इन धातुओं के अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं, मरकरी के साथ मिश्रित करते हैं और उसी के मिश्रण को धात अयस्क के बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर मरकरी के साथ मिलाकर जो मिश्रण प्राप्त करते हैं, उसी मिश्रण को हम धात अमलगम कहते हैं। अब यहाँ पर अयस्क है बच्चे, यहाँ पर अयस्क है, ऊर्स है, ऊर्स ये अयस्क है, मरकरी है, मरकरी है, यहाँ पर मरकरी है Hg, और इस अयस्क के बारीक चूर्ण को, अयस्क के डस्ट को मरकरी के साथ मिश्रित कर दिए। तो मिश्रित कर देंगे तो इसके मिश्रण को धात अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? धात अमलगम करते हैं। अब जब धात अमलगम प्राप्त हुआ और ये धात अमलगम जो है, इसको जब हम आसवन करते हैं तो यहाँ पर हमें धात प्राप्त हो जाती है। आसवन करते हैं तो मरकरी वाष्प के रूप में निकल जाती है। मरकरी वाष्प, यहाँ पर मरकरी जो है वाष्प के रूप में, मरकरी वाष्प के रूप में निकल जाती है और हमें शुद्ध धात प्राप्त होता है। यहाँ पर शुद्ध धात प्राप्त होता है और कौन सा क्रिया करते हैं? आसवन करते हैं, गर्म करते हैं। तो बच्चे धात अमलगम, धात के अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर मरकरी के साथ मिश्रित करते हैं। इस मिश्रण को धात अमलगम कहते हैं। और धात अमलगम का जब आसवन करते हैं तो उस मिश्रण में जो मरकरी है, मरकरी वाष्प बन करके उत्सर्जित हो जाती है और शेष हमें शुद्ध धात प्राप्त होता है। तो धातुओं का शोधन, अभी तो निष्कर्षण चल रहा था, अब धातुओं का शोधन के बारे में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो धातुओं का शोधन के बारे में हम आपको टॉपिक दे रहे हैं। पहले निष्कर्षण था, अब क्या था? शोधन। तो यहाँ पर धातुओं का शोधन, धातुओं का शोधन। तो बच्चे धातुओं का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। धातु के शोधन में मुख्यतः विद्युत अपघटनी शोधन का प्रयोग करते हैं। धातु के शोधन में विद्युत अपघटनी शोधन का प्रयोग करते हैं। यह विधि क्या है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। विद्युत अपघटनी शोधन, विद्युत अपघटनी शोधन, धातु का शोधन मुख्यतः विधि जो प्रयोग करते हैं उसको विद्युत अपघटनी शोधन कहते हैं बच्चे।
विद्युत अपघटनी शोधन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफिलिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफिलिंग, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफिलिंग क्या है, विद्युत अपघटनी शोधन क्या है। बच्चे यहाँ पर धातु के शोधन में यह विधि मीन्स विद्युत अपघटनी विधि या विद्युत अपघटनी शोधन, यह विधि विद्युत अपघटन पर आधारित है। यह विधि विद्युत अपघटन पर आधारित है। विद्युत अपघटनी शोधन विद्युत अपघटन विधि पर आधारित है। इसमें होता क्या है बच्चे, विद्युत अपघटन, इस विधि द्वारा हम इन धातुओं का कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, यहाँ पर जिंक है, एल्युमिनियम है, निकिल इत्यादि धातुओं का जो है शोधन करते हैं। इन धातुओं का अयस्क का शोधन करते हैं। विद्युत अपघटनी शोधन विद्युत अपघटन विधि पर आधारित है और इस विधि द्वारा कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, एल्युमिनियम है, निकिल आदि धातुओं का शोधन करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे एक टैंक होता है, यहाँ पर एक टैंक का है। इस टैंक में किसी भी धातु के लवण विलयन को ले लेते हैं और वह धातु का जो लवण विलयन है विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। किसी भी धातु का लवण विलयन ले लिए, किसी भी धातु को अयस्क को बारीक पीस कर उसको जल में घोलकर, तो एक टैंक में धातु के लवण विलयन को ले लेता है और धातु के लवण विलयन को लेकर इसमें उसके संगत अम्ल भी मिला दिया जाता है। वह इसकी सुचालकता को बढ़ा देता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इसमें कुछ प्लस, इसके संगत कुछ प्लस एसिड अम्ल की मात्रा मिला दिया जाता है, जिसकी सुचालकता विद्युत अपघट्य की सुचालकता बढ़ जाती है। तो धातु के अयस्क के विलयन उसमें कुछ अम्ल की मात्रा मिला दिया जाता है और इसमें बच्चे यहाँ आपका शुद्ध धातु की पतली प्लेट होती है। शुद्ध धातु की पतली प्लेट इसमें लटका दी जाती है। शुद्ध धातु की पतली प्लेट इसमें लटका दी जाती है। ये शुद्ध धातु की पतली प्लेट है। शुद्ध धातु की पतली प्लेट इसमें लटका दी जाती है। ये पतली प्लेट है, शुद्ध धातु की पतली प्लेट, ये कैथोड का कार्य करती है। तो यहाँ पर शुद्ध धातु की पतली प्लेट है, ये शुद्ध धातु की पतली प्लेट इस कैथोड का कार्य करती है। तो प्योर मेटल शुद्ध धातु का, तो यहाँ पर ये बच्चे प्योर मेटल होता है और ये जो है कैथोड का कार्य करती है। तो प्योर मेटल है शुद्ध धातु का और कैथोड मीन्स ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ये कैथोड का कार्य करती है। पुनः इसमें अशुद्ध धातु की एक प्लेट लटका दी जाती है। अशुद्ध धातु की प्लेट लटका दी जाती है। अशुद्ध धातु की भी प्लेट लटका दी जाती है और ये अशुद्ध धातु की प्लेट है। इम्प्योर अशुद्ध धातु की प्लेट इनके बीच लटका दी जाती है। अशुद्ध धातु की प्लेट लटका दिए, अशुद्ध धातु के ये प्लेट लटका दिए। तो शुद्ध धातु की जो प्लेट लटकाए हैं वो कैथोड का कार्य करती है। जो अशुद्ध धातु का प्लेट लटकाए हैं वह एनोड का मीन्स धन इलेक्ट्रोड का, वह एनोड का कार्य करती है। अब इसके बाद से कैथोड और एनोड के माध्यम से यहाँ पर ये अशुद्ध इम्प्योर अशुद्ध धातु, इम्प्योर बने अशुद्ध, तो अशुद्ध इम्प्योर मेटल है।
इम्प्योर मेटल है। अशुद्ध धातु की ये प्लेटलेट, शुद्ध धातु की थोड़ा पतली प्लेट होती है, अशुद्ध धातु की जो प्लेट होती है मोटी होती है। तो विद्युत आयस को बारीक पीस लिए और आयस को बारीक पीस करके उसका जलीय विलयन बनाए, एक टैंक में ले लिए। ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है और उसमें कुछ उसके संगत अम्ल की मात्रा मिला दिया जाता है, जिससे इसकी सुचालकता बढ़ जाती है। और कैथोड और एनोड के माध्यम से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु, इस विलयन में जो शुद्ध धातु है उस विलयन में शुद्ध धातु विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघट्य आयन में रूपांतरित होगा। शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर ये कैथोड है, कैथोड पर जाकर के निक्षेपित होती है, डिपॉजिट होती है। शुद्ध धातु ये कैथोड पर जाकर के निक्षेपित होती है, डिपॉजिट DEPOSIT डिपॉजिट होती है, निक्षेपित होती है, जमा होती है। शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर के निक्षेपित होती है, जमा होती है। और अशुद्ध जो अशुद्धियाँ होती है या अशुद्ध धातु होता है, धातु की जो अशुद्धियाँ होती है, ये टैंक में नीचे बैठ जाता है, जिसको एनोड पंख कहते हैं। अशुद्धियाँ जो है इस टैंक में नीचे बैठ जाती है, जिसको हम एनोड मड कहते हैं, पंख। एनोड पंख कहते हैं, मड MUD एनोड, इसको पंख मैंने कीचड़, एनोड पंख कहते हैं। पंकज कीचड़ से खिला हुआ फूल, तो यहाँ पर पंख, इसको एनोड पंख। अशुद्धियाँ है तो विद्युत अपघटन क्रिया कराते हैं, तो विद्युत अपघटन कराते हैं तो विलयन में से शुद्ध धातु आयन में रूपांतरित होकर वह कैथोड पर जमा हो जाते हैं, निक्षेपित होते हैं। और धातु की अशुद्धियाँ है टैंक के तली में, टैंक के नीचे मोड बन करके, कीचड़ बन करके नीचे बढ़ जाता है, जिसको एनोड पंख कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चे, कॉपर धातु का हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी तो ये सभी धातु के, मैंने सभी धातुओं का, मैंने इन सभी में धातु का, अब कॉपर धातु का हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो कॉपर धातु का प्यूरिफिकेशन करने के लिए उसका लवण विलयन, तो कॉपर का लवण विलयन क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा। कौन सा है कॉपर का लवण विलयन? इसमें क्या? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए। कॉपर का शोधन में कॉपर का लवण विलयन लिए और कॉपर के लवण विलयन में 5% H2SO4 डाल दिए। ये कॉपर सल्फेट एक विद्युत अपघट्य है और उसकी सुचालकता, ये अम्ल डाल देते हैं तो उसकी सुचालकता को और बढ़ा देता है ताकि जल्दी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाए। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर के शोधन में कॉपर के शोधन में कौन सा विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं? कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। इस विलयन की सुचालकता बढ़ाने के लिए 5% H2SO4 उसमें मिलाते हैं। तत्पश्चात ये मिला दिए। अब इसके बाद से जब कॉपर सल्फेट का लवण विलयन है तो कॉपर धातु का शुद्ध पतली प्लेट को कैथोड के रूप में लेते हैं। कॉपर धातु का शुद्ध, यहाँ पर कॉपर धातु का शुद्ध है, कॉपर धातु का शुद्ध पतली प्लेट को कैथोड के रूप में लेते हैं। और कॉपर धातु का अशुद्ध है मोटी प्लेट एनोड के रूप में लेते हैं। तो कॉपर धातु का शुद्ध पतली प्लेट को लटका दिए जो कैथोड का कार्य करता है, और कॉपर धातु का अशुद्ध प्लेट लटका दिए जो एनोड का कार्य करता है। अब तत्पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित बच्चे करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन क्रिया संपादित होती है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अपघटन क्रिया संपादित होती है। अपघटन क्रिया संपादित होने के दौरान इसमें से जो विलयन में जो कॉपर आयन है, विलयन में जो कॉपर आयन है, ये विलयन में कॉपर आयन कैथोड पर जा करके जमा हो जाती है। और जो विलयन में कॉपर की अशुद्धियाँ है वह तली में, एनोड के तली में नीचे क्या करती है? बढ़ जाती है। विशेषकर वह एनोड के नीचे बैठती है। तली में अशुद्धियाँ जो है एनोड के
नीचे बढ़ती है। इस आधार पर एनोड के तली में, धन इलेक्ट्रोड के तली में नीचे बढ़ती है, पूरी टाइप में नहीं, बल्कि एनोड के नीचे, ये एनोड है, एनोड के नीचे तली में यह अशुद्धियाँ बढ़ जाती है। इस आधार पर इसको हम एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पर एनोड रिएक्शन यदि कॉपर का किया जाए तो एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन क्या है? एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कॉपर 2 है, धनावेश से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये कॉपर आयन में बदलता है। कॉपर आयन में ऑक्सीकरण, डी इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहेंगे, इस क्रिया को ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीकरण अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और विलयन में जो कॉपर आयन है, ये विलयन में जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, क्योंकि कैथोड पर ऋण आयन है और वहाँ पर धन आयन जाएगा तो धन आयन ऋण आयन परस्पर उदासीन। तो यहाँ पर विलयन में जो कॉपर आयन है कैथोड पर जा करके इन आयनों से संजोग करके वह उदासीन हो जाता है और इस प्रकार शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। ये कौन सा विक्रिया? रिडक्शन। डी इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एंड ऑक्सीडेशन एंड री इलेक्ट्रोनेशन, वह विक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है, उस क्रिया को हम अपचयन करते हैं। तो इस क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संयोग हो रहा है, इस क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का पृथक्करण हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का संयोग हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन, तो यहाँ पर बच्चे ये कौन सी क्रिया? कैथोड रिएक्शन। इस क्रिया को कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन है। तो कैथोड रिएक्शन कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर आयन है कैथोड पर पहुंचकर वह उदासीन होकर कॉपर मुक्त करता है और इस कॉपर मुक्त इस इलेक्ट्रोड को निकाल लेते हैं और जो जमा हुआ है कॉपर धातु उसको अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। तो बच्चे यहाँ पर ग्रुप थर्ड ए ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। दीर्घाकार आवर्त सारणी के तीसरे ए उपवर्ग में कुल 6 तत्वों को रखा गया है। वे 6 एलिमेंट है क्या चीज? 6 एलिमेंट बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और अनअनटाइयम, कुल 6 तत्व है। बच्चे गैलियम एक ऐसी धातु है उसकी इतना गलना कम होता है, गैलियम और सीजियम का 28 होता है, गैलियम का 31 होता है और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर 25 से 35 होता है। इस समय तो आपके वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45-46 है, जिसके चलते कहते हैं इट इज वेरी हॉट टुडे, आज भीषण गर्मी है। तो इस गर्मी में आपके बॉडी का टेम्परेचर 35 से ऊपर होता है या 35 ही हो। आप हाथ की पसेलियों को जाड़े के दिनों में क्या करते हैं, आपको ठंडा लगता है तो हाथ के पसेलियों को रगड़ करके आँख और नाक को इतना सेकते हैं, सिकाई करते हैं। तो हाथ की पसेली को जब सर्दियों की ऋतु में हाथ की पसेली को रगड़ेंगे तो इसका टेम्परेचर 25 से 35 तो सामान्य ताप होता है और जब इसको रगड़ेंगे तो इसका हाथ के पसेली का टेम्परेचर 35 से ऊपर हो जाएगा। और गैलियम का गलना कितना है? 31 है। सीजियम का गलना कितना है? 28। तो प्रश्न ये जीके पर पूछता है कौन ऐसी मेटल है, कौन ऐसी धातु है जो हाथ की पसेली से गर्म होकर पिघल जाती है? ये गैलियम है, हॉट है और इसका टेम्परेचर 31 है। हाथ के पसेली को रगड़ देंगे तो इसका टेम्परेचर 35 से ऊपर हो जाएगा और उस पर रखोगे तो उसका 31 है और इसका रगड़े है तो इसका टेम्परेचर 35 से ऊपर है, अर्थात यह गल करके क्या हो जाएगा? बिल्कुल द्रवित हो जाएगा, लिक्विफाइड हो। तो कौन ऐसी धातु है जो हाथ की पसेली से गर्म होकर के द्रवित हो जाती है? वह धातु आपका गैलियम और सीजियम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। तो बच्चे यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी के तीसरे ए उपवर्ग में कुल 6 तत्व है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और यूयूटी। अनअनटाइयम
ये कुल 6 तत्व है। 6 तत्वों में मुख्य तत्व जो है, इसमें जो 6 तत्व हैं, सभी 6 तत्वों में बोरान को छोड़कर सभी धात है। बोरान धात नहीं है, बोरान अधात है। तो यहाँ पर जो 6 तत्व में जो 5 तत्व है, चाहे एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम है, थैलियम, अनन, यूटी है, ये मेटल है, ये मेटल है। और जो बोरान है अधात है, वो मेटल नहीं है, बोरान धात नहीं है, बोरान अधात है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पर इन धातुओं में प्रमुख धात एल्युमिनियम है, जिसका फोकस हम एल्युमिनियम पर रखेंगे। और एल्युमिनियम के अयस्क क्या है? और साफ एल्युमिनियम, और साफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का अयस्क 5 प्रकार के अयस्क होते हैं। टाइप्स क्या है? एक ऑक्साइड अयस्क है, सिलिकेट अयस्क है, फ्लोराइड अयस्क है, क्षारीय सल्फेट अयस्क है, क्षारीय फास्फेट अयस्क है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क में कोरंडम है, डायस्पोर है, बॉक्साइट है, जिप्साइट है। ये ऑक्साइड अयस्क, क्योंकि सभी में ऑक्सीजन है, ऑक्साइड अयस्क। तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है, कोरंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, जिप्साइट। एल्युमिनियम का ये सिलिकेट अयस्क है, फेल्सपार है, चीनी मिट्टी है, अभ्रक है। यहाँ पर एल्युमिनियम के ये सल्फेट अयस्क जो है, सिलिकेट अयस्क है, 3 प्रकार के। एक तो फेल्सपार होता है, चीनी मिट्टी होती है, और एक अभ्रक होता है। एल्युमिनियम का फ्लोराइड अयस्क Na3Al6, जिसको क्रायोलाइट कहते हैं, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का ये एक फ्लोराइड अयस्क है, और इसका सूत्र Na3Al6 होता है। क्षारीय सल्फेट बच्चे, एल्युमिनियम का ये सल्फेट अयस्क, जिसमें सल्फेट की मात्रा होती है, उसमें एक ही अयस्क है एलुनाइट, उसको फिटकरी का पत्थर कहते हैं, इसको फिटकरी स्टोन एलम कहते हैं। और इसका एल्युमिनियम का अयस्क में, सल्फेट अयस्क में एलुनाइट होता है, जिसको फिटकरी का पत्थर कहते हैं। सूत्र K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 4 AlOH थ्राइस। क्षारीय फास्फेट में टर्कोस होता है, और इसका सूत्र AlPO4 AlOH थ्राइस इंटू H2O। अब आइए एल्युमिनियम के अयस्क का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का अयस्क तो बहुत आपको हम बताएं, लेकिन इन अयस्कों में एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइट और क्रोलाइट होता है। क्योंकि क्रोलाइट का 3520 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक होता है, इसलिए इतने ऊंचे ताप पर यह उससे ऊंचे ताप पर गलता है, इसलिए इसका हम प्रयोग निष्कर्षण में नहीं करते हैं। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण में हम बॉक्साइट अयस्क का करते हैं। तो बच्चे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण में बॉक्साइट अयस्क का उपयोग करते हैं, और बॉक्साइट अयस्क में एल्युमिनियम की बहुत प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए निष्कर्षण करने पर एल्युमिनियम की अत्यधिक मात्रा हमें प्राप्त होती है। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण 3 विधि द्वारा किया जाता है। तो बच्चे, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में उसके अयस्क में अशुद्धियाँ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 आयन, ये फेरिक ऑक्साइड, आयन, सिलिका, SiO2। तो एल्युमिनियम के जो बॉक्साइट अयस्क है, तो एल्युमिनियम के बॉक्साइट अयस्क में बच्चे फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की अशुद्धियाँ होती है। एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, उस अयस्क में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ होती है। इन अशुद्धियों को हम कैसे दूर करते हैं? यदि दोनों की प्रचुर मात्रा अशुद्धियाँ हो, यदि दोनों की प्रचुर मात्रा में दोनों की अशुद्धियाँ, ये दोनों अशुद्धियाँ उस बॉक्साइट में काफ़ी हो, तो उसका निष्कर्षण हम हाल विधि से करते हैं। उसका निष्कर्षण हाल प्रोसेस से करते हैं, हाल विधि से करते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क में यदि अशुद्धियाँ फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की अशुद्धियाँ अधिक होती है, तो बच्चे उसका निष्कर्षण, उसका एक्सट्रैक्शन हम हाल विधि से करते हैं। और जिस बॉक्साइट अयस्क में यदि फेरिक ऑक्साइड अशुद्धियाँ की मात्रा अधिक हो, सिलिका की मात्रा कम हो, उस प्रकार के बॉक्साइट का निष्कर्षण हम बायर विधि से करते हैं। उसका निष्कर्षण हम बायर या बेयर विधि से करते हैं। बायर या बेयर दोनों ही विधि, दोनों शब्द एक ही है, बायर या बेयर। इंग्लिश में
BAYER, बायर प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जिस बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड अशुद्धियाँ अधिक होती है उसका निष्कर्षण हम बायर विधि से करते हैं। यदि फेरिक ऑक्साइड और सिलिका दोनों की अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती, काफ़ी मात्रा में होती, उसका निष्कर्षण हल विधि से करते हैं। आज जिस बॉक्साइट अयस्क में यदि फेरिक ऑक्साइड अशुद्धियाँ अधिक होती है उसका निष्कर्षण हम बायर विधि से करते हैं। और जिस बॉक्साइट अयस्क में एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क अर्थात बॉक्साइट में सिलिका की अशुद्धियाँ अधिक होती है उसका निष्कर्षण हम सर्पेक विधि से करते हैं। उसका निष्कर्षण सर्पेक विधि से किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर 3 विधि एल्युमिनियम का निष्कर्षण में 3 विधि का प्रयोग करते हैं। आपको मैं अभी बताया, पुनः से उसका पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है और बॉक्साइट अयस्क का निष्कर्षण में हम प्रयोग करते हैं। यदि बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की अशुद्धियाँ अधिक होती है, यदि इन दोनों की अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में हो तो उसको हाल विधि का प्रयोग करते हैं। यदि फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धियाँ अधिक हो तो उसका बायर विधि का प्रयोग करते हैं। यदि सिलिका की अशुद्धियाँ अधिक होती है तो इसका प्रयोग करते हैं, सर्पेक विधि से करते हैं। बच्चे हाल विधि है क्या चीज़? एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क में सोडियम कार्बोनेट के साथ गलाते हैं। बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गलाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ गलाते हैं तो उसमें सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है। ये NaAlO2 सोडियम मेटा एल्युमिनेट। यहाँ पर बॉक्साइट अयस्क यहाँ अभी आप पढ़े हैं Al2, हाल विधि को हम बता रहे हैं। पहले विधि कैसे निष्कर्षण करते हैं तो यहाँ पर Al2O3 × 2H2O, ये तो आपका बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट है Al2O3 × 2H2। इस बॉक्साइट अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं। किसके साथ गलाते हैं? मेल्ट किसके साथ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसको गलाते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज मैंने गलाना, तो यहाँ पर फ्यूज करते हैं, उच्च ताप पर गलाते हैं। तो गलाने पर सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम मेटा एल्युमिनेट का सूत्र भी NaAlO2, इसको हम कहते हैं बच्चे सोडियम मेटा एल्युमिनेट। सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त हुआ। तो 2 एल्युमिनियम है, 2 सोडियम है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 सोडियम निकल गया, 2 एल्युमिनियम निकल गया। यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, ये 2 H2, ये भाप बनकर के स्टीम बनकर के हो जाएगा। और क्या बच रहा है? यहाँ पर CO2 और 4 है, तो 4 में यहाँ 3 है, 1 ऑक्सीजन इसमें चला गया तो 4 हो गया, 1 ऑक्सीजन निकल गया है तो क्या बचेगा? CO2। तो ये गैस, ये स्टीम भाप बनकर के निकल जाएगा। विलयन किसका हमें प्राप्त होगा? सोडियम मेटा एल्युमिनेट। ये गलित विलयन होता है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट गलता है और इसको पुनः पानी में सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त हो गया। गलित माल्ट, गलित गाढ़ा द्रव माल्ट प्राप्त हुआ, उसमें जल मिला लेते हैं। उस सोडियम मेटा एल्युमिनेट के गाढ़े विलयन में जल मिला करके उसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम मेटा एल्युमिनेट NaAlO2 और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर हमें Na2CO3, यहाँ पर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहाँ पर AlOH थ्राइस और प्लस Na2CO3 प्राप्त होता है। तो बच्चे AlOH थ्राइस एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, 2 एल्युमिनियम हम कर दिए। फिर 3 दूना का 6 ये है, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो 6 ये निकल गया, 3 दूना का 6 ये निकल गया। और H2O, इसमें जल मिलाएंगे, जल मिला करके इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं।
50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो यहाँ पर Na2CO3 और प्लस AlOH ट्राइस ये अवक्षेप सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप 2 सोडियम निकल गया, 2 एल्युमिनियम निकल गया, और यहाँ पर 6 ये है, 2 3 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें 6 हाइड्रोजन करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 6 ये निकल गया और 3 का 6 ये निकल गया, और ये ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, तो Na2CO3 प्राप्त हुआ। यहाँ पर बचे इसके बाद से ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, उस अवक्षेप को उस विलयन से छान लेते हैं। क्षणिक अवक्षेप को आंसू जल में धो लेते हैं। आंसू जल में धोने के बाद से उसको सुखाते हैं। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को छान लेते हैं। इस अवक्षेप को धोकर सुखाकर और उच्च ताप पर गर्म करते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। इस अवक्षेप को आंसू जल में धो लिए, खुली हवा में सुखा लिए, और सुखाने के बाद से उस अवक्षेप को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड को एल्युमिना कहते हैं। तो यहाँ पर बचे AlOH थ्राइस, इस अवक्षेप को छान कर धोकर के सुखा करते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, Al2O3 और प्लस थ्राइस H2, ये शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर थ्राइस 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। तो यहाँ पर इसी विधि को हाल विधि कहते हैं। तो हाल विधि क्या है, बॉक्साइट अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर सोडियम कार्बोनेट के साथ गलाते हैं, जिससे हमें सोडियम मेटा एल्युमिनेट का गलित विलयन प्राप्त होता है। इस गलित विलयन में जल मिलाकर उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के पश्चात हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप अवक्षेपित होता है। इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाकर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम ऑक्साइड अर्थात शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। इसी विधि को हाल विधि करते हैं। तो अब रहने की